नमस्ते। मैं आपको गोदान पाठ का पेज नंबर 179 का वाचन करने जा रही हूँ, जो आपके एग्ज़ाम में काम आएगा। आप सुन लीजिए और सुन के अपने एग्ज़ाम में उपयोगी लाइए। चाहे स्त्री कितनी ही बदज़बान हो, हाँ कितनी ही, तो आप एक नए किस्म के आदमी हो। अगर मर्द बदमिजाज है तो तुम्हारी राय में उस मर्द पर हंटर की बौछार करनी चाहिए। क्यों? स्त्री जितनी क्षमाशील हो सकती है, पुरुष नहीं हो सकता। आपने खुद आज यह बात स्वीकार की है, तो औरत की क्षमाशीलता का यही पुरस्कार है। मैं समझता हूँ तुम खन्ना को मुंह लगाकर उसे और भी साह देती हो। तुम्हारा वह जितना आदर करता है, तुम उसे जितनी भक्ति है, उसके बल पर तुम बड़ी आसानी से उसे सीधा कर सकती हो, मगर तुम उसकी सफाई देकर स्वयं उस अपराध में शरीक हो जाती हो। मालती उत्तेजित होकर बोली, तुमने इस समय यह प्रसंग व्यर्थ ही छेड़ दिया। मैं किसी की बुराई नहीं करना चाहती, मगर अभी आपने गोविंदी देवी को पहचाना नहीं। आपने उनकी भोली भाली शांत मुद्रा देखकर समझ लिया कि वह देवी है। मैं उन्हें इतना ऊंचा स्थान नहीं देना चाहती। उन्होंने मुझे बदनाम करने का जितना प्रयत्न किया, मुझ पर जैसे जैसे आघात किए, वह बयान करूं तो आप दंग रह जाएंगे, और तब आपको मानना पड़ेगा कि ऐसी औरत के साथ यही व्यवहार होना चाहिए। आखिर उन्हें आपसे जो इतना द्वेष है, इसका कोई कारण तो होगा। कारण उनसे पूछिए। मुझे किसी के दिल का हाल क्या मालूम। उनसे बिना पूछे ही अनुमान किया जा सकता है, और वह यह है, अगर कोई पुरुष मेरे और मेरी स्त्री के बीच में आने का साहस करे तो मैं उसे गोली मार दूंगा, और उसे ना मार सकूं तो अपनी छाती में मार लूंगा। इसी तरह अगर मैं किसी स्त्री को अपनी और अपनी स्त्री के बीच में लाना चाहूं तो मेरी पत्नी को भी अधिकार है कि वह जो चाहे करे। इस विषय में मैं कोई समझौता नहीं कर सकता। यह अमनोवैज्ञानिक मनोवृत्तियां हैं जो हमने अपने बनेले पूर्वजों से पाई है, और आजकल कुछ लोग इसे असभ्य और असामाजिक व्यवहार कहेंगे, लेकिन मैं अभी तक उस मनोवृत्ति पर विजय नहीं पा सका और ना पाना चाहती हूँ। इस विषय में मैं कानून की परवाह नहीं करता। मेरे घर में मेरा कानून है। मालती ने तीव्र स्वर में पूछा, लेकिन आपने यह अनुमान कैसे कर लिया कि मैं आपके शब्दों में खन्ना और गोविंदी के बीच आना चाहती हूँ? आप ऐसा अनुमान करके मेरा अपमान कर रहे हैं। मैं खन्ना को अपने जूतियों की नोक के बराबर भी नहीं समझती। मेहता ने अविश्वास भरे स्वर में कहा, यह आप दिल से नहीं कह रहे हैं मिस मालती। क्या आप सारी दुनिया को बेवकूफ़ समझती हैं? जो बात सभी समझ रहे हैं, अगर वही बात मिसेस खन्ना भी समझे तो मैं उन्हें दोष नहीं दे सकता। मालती ने तिनक कर कहा, दुनिया को दूसरे को बदनाम करने में मज़ा आता है, यह उसका स्वभाव है। मैं उसका स्वभाव कैसे बदल दूं? लेकिन यह व्यर्थ का कलंक है। हाँ, मैं इतनी बेमुरौवत नहीं हूँ कि खन्ना को अपने पास आते देख कर धुतकार देती। मेरा काम ही ऐसा है कि मुझे सभी का स्वागत और सत्कार करना पड़ता है। अगर कोई उसका कुछ और अर्थ निकालता है तो वह डांट। मालती का गला भर गया और उसने मुंह फेर कर रुमाल से आंसू पोंछे। फिर 1 मिनट बाद बोली, औरों के साथ तुम भी मुझे बिंदी इसका दुख है। बिंदी मुझे तुमसे ऐसी आशा न थी। फिर कदाचित उसे अपनी दुर्बलता का खेद हुआ। वह प्रचंड होकर बोली,
आपको मुझ पर आक्षेप करने का कोई अधिकार नहीं। अगर आप भी उन्हीं मर्दों में हैं जो किसी स्त्री पुरुष को साथ देखकर उंगली उठाए बिना नहीं रह सकते, तो शौक से उठाइए, मुझे रत्ती भर परवाह नहीं। अगर कोई स्त्री आपके पास बार बार किसी न किसी बहाने से आए, आपको अपना देवता समझे, हर एक बात में आपसे सलाह ले, आपके चरणों के नीचे आंखें बिछाएं, आपको इशारा पाते ही आग में कूदने को तैयार हो, तो मैं दावे से कह सकती हूँ कि आप उसकी अपेक्षा न करेंगे। अगर आप उसे ठुकरा सकते हैं तो आप मनुष्य नहीं। उसके विरुद्ध आप कितने ही तर्क और प्रमाण लाकर रख दे, लेकिन मैं मानूंगी नहीं। मैं तो कहती हूँ, उपेक्षा तो दूर रही, ठुकराने की बात ही क्या। आप उस नारी के चरण धो धो कर पिएंगे और बहुत दिन गुजरने के पहले वह आपकी हृदयेश्वरी होगी। मैं आपसे हाथ जोड़कर कहती हूँ, मेरे सामने खन्ना का कभी नाम ना लीजिएगा। मेहता ने इस ज्वाला में मानो हाथ सेकते हुए कहा, शर्त यही है कि मैं खन्ना को आपके साथ न देखूं। मैं मानवता की हत्या नहीं कर सकती। वह आएंगे तो मैं उन्हें दुत्कारूंगी नहीं। उनसे कहिए अपनी स्त्री के साथ सज्जनता से पेश आए। मैं किसी की निजी मुआमले में दखल देना उचित नहीं समझती, ना मुझे इसका अधिकार है। तो आप किसी की जबान नहीं बंद कर सकती। मालती का बंगला आ गया, कार रुक गई, मालती उतर पड़ी और बिना हाथ मिलाए चली गई। वह यह भी भूल गई कि उसने मेहता को भोजन की दावत दी है। वह एकांत में जाकर खूब रोना चाहती थी। गोविंदी ने पहले भी आघात किया, पर आज उसने जो आघात किया वह बहुत गहरा, बड़ा चौड़ा और बड़ा मर्मभेदी है। राय साहब को खबर मिली कि इलाके में एक वारदात हो गई है और होरी से गांव के पंचों ने जुर्माना वसूल कर लिया, तो फौरन नेखेराम को बुलाकर जवाब तलब किया। क्यों? उन्हें किसकी इजाज़त नहीं दी गई। ऐसे नमक हराम और दगाबाज आदमी के लिए उनके दरबार में जगह नहीं। नोखेराम ने इतनी गालियाँ खाई तो जरा गर्म होकर बोले, मैं अकेला थोड़ो ही था, गांव के और पंच भी तो थे, मैं अकेला क्या कर लेता। राय साहब ने उसकी तोंद की तरफ भाले जैसी नुकीली दृष्टि से देखा। मत बको जी, तुम्हें उसी वक्त कहना चाहिए था, जब तक सरकार को इत्तला ना हो जाए मैं पंचों को जुर्माना ना वसूल करने दूंगा। पंचों को मेरे और मेरी रियायत के बीच में दखल देने का क्या हक है? इस दंड बाधा के सिवा इलाके में और कौन सी आमदनी है? वसूली सरकार के घर गई, बकाया आदमियों ने दबा लिए, तब मैं कहाँ जाऊँ, क्या खाऊँ? तुम्हारा सिर या लाखों रुपए का खर्च कहाँ से आए? खेद है कि 2 पुश्तों से कारीगरी करने पर भी मुझे आज तुम्हें यह बात बतलानी पड़ती है। कितने रुपए वसूल हुए थे होरी से? नोखेराम ने सिटपिटा कर कहा, 80 रुपए नगद। नगद? उसके पास कहाँ थे हुजूर? कुछ अनाज दिया, बाकी अपना घर लिखवा दिया। राय साहब ने स्वार्थ का पक्ष छोड़कर होरी का पक्ष लिया। अच्छा, तो आपने और बगुला भगत पंचों ने मिलकर मेरे एक मतबा आसमी को तबाह कर दिया। मैं पूछता हूँ, तुम लोगों को क्या हक था कि मेरे इलाके में मुझे इत्तला दिए बगैर मेरे असमियों को जुर्माना वसूल करते? इसी बात पर अगर मैं चाहूँ तो आपको उस जालिए पटवारी और उस धूर्त पंडित को 7-7 साल के लिए जेल भिजवा सकता हूँ। आपने समझ लिया कि आप ही इलाके के बादशाह हैं। मैं कह देता हूँ, आज शाम तक जुर्माना को पूरी रकम मेरे पास पहुँचा जाए, वरना बुरा होगा। मैं एक से चक्की पिसवा कर छोड़ूंगा। जाइए, हाँ, होरी को और उसके लड़के को मेरे पास भेज दीजिएगा। नोखेराम ने दबी जबान से कहा, उसका लड़का तो गांव छोड़कर भाग गया है। जिस रात को यह वारदात हुई उसी रात को भागा।
राय साहब ने रोष से कहा, झूठ मत बोलो। तुम्हें मालूम है झूठ से मेरे बदन में आग लग जाती है। मैंने आज तक कभी नहीं सुना कि कोई युवक अपने प्रेमिका को उसके घर में लाकर फिर खुद भाग जाए। अगर उसे भागना ही होता तो वह उस लड़की को लाता क्यों? तुम लोगों को इसमें भी जरूरी कोई शरारत है। तुम गंगा में डूबकर भी अपनी सफाई दो तो मैं मानने को नहीं। तुम लोगों ने अपने समाज को प्यारी मर्यादा की रक्षा के लिए उसे धमकाया होगा। बेचारा भाग न जाता तो क्या करता? नोखेराम उसका प्रतिपादन ना कर सके। मालिक तो कुछ कहे, वह ठीक है। वह यह भी न कह सके कि आप खुद चलकर झूठ सच की जांच कर लें। बड़े आदमियों का क्रोध पूरा समर्पण चाहता है। आप अपने खिलाफ एक शब्द भी नहीं सुन सकता। पंचों ने राय साहब का फैसला सुना तो नशा हिरन हो गया। अनाज तो अभी तक ज्यों का त्यों पड़ा था, पर रुपए तो कब से गायब हो गए। होरी को मकान का रेहन लिखा गया था, पर उस मकान को देहात में कौन पूछता। जैसे हिंदू स्त्री पति के साथ घर की स्वामिनी है और पति त्याग दे तो कहीं की नहीं, उसी तरह वह घर होरी के लिए लाख रुपए का है, पर उसकी असली कीमत कुछ भी नहीं। और इधर राय साहब बिना रुपए लिए मानने के नहीं, यही होरी जाकर रो आया होगा। पटेश्वरी लाल सबसे ज्यादा भयभीत थे। उनकी तो नौकरी ही चली जाती। चारों सज्जन इस गहन समस्या का विचार कर रहे थे, पर किसी को अक्ल काम न करती। एक दूसरे पर दोष रखता था। फिर खूब झगड़ा हुआ। पटेश्वरी ने अपनी लंबी साक्षील गर्दन कर कहा, मैं मना करता था कि होरी के विषय में हमें चुप्पी साध कर रह जाना चाहिए। गाय के मामले में सबको तबाना देना पड़ा। इस मामले में तबाना ही से गला न छूटेगा, नौकरी से हाथ धोना पड़ेगा। मगर तुम लोगों को रुपए की पड़ी थी, निकालो 20-20 रुपए। अब भी कुशल है। कहीं राय साहब ने रपट कर दी तो सब जाने बांधे जाओगे। दाता दीन ने ब्रह्म तेज दिखाकर कहा, मेरे पास 20 रुपए की जगह 20 पैसे भी नहीं। ब्राह्मणों को भोज दिया गया, होम हुआ, क्या इसमें कुछ खर्च नहीं हुआ? राय साहब की हिम्मत है कि मुझे जेल में ले जाएं? ब्रह्म बनकर घर का घर मिटा दूंगा। अभी उन्हें किसी ब्राह्मण से पाला नहीं पड़ा। झुमरी सिंह ने भी कुछ इसी आशय के शब्द कहे। वह राय साहब के नौकर नहीं हैं। उन्होंने होरी को मारा नहीं, पीटा नहीं, कोई दबाव नहीं डाला। होरी अगर प्रायश्चित करना चाहता है तो उन्होंने उसका अवसर दिया। इसके लिए कोई उन पर अपयश नहीं लगा सकता। मगर नोखेराम की गर्दन इतनी आसानी से न छूट सकती थी। यहाँ मजे से बैठे राज करते थे। वेतन तो 10 रुपए से ज़्यादा न थी, पर 1000 साल की ऊपरी की आमदनी थी। नमस्कार, अगले दिन।